स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक या फिर सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर का अगला टॉपिक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि जो मेथेनॉल फर्स्ट है, ये एक एल्कोहल का मेंबर है जो मेथिल ग्रुप और एल्कोहल से बना हुआ है। तो जो मेथेनॉल है इसके बारे में देखते हैं। तो इसको जो सबसे पहले लकड़ी से बनाया जाता था, इसलिए लकड़ी से प्राप्त होने वाला एक एल्कोहल था, इसलिए इसका नाम कास्ट स्पिरिट या फिर कास्ट नेप्था भी इसको कहा जाता था। और इसको विंटर ग्रीन के तेल में यह मेथिल सैलिसिलेट के रूप में उपस्थित रहता है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि जो मेथेनॉल है इसका निर्माण कैसे कैसे किया जाता है। तो लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है। तो लकड़ी का जब भंजक आसवन करते हैं तो यहाँ से मेथेनॉल के साथ साथ ये सभी प्रोडक्ट हमको साथ साथ उसका मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है लकड़ी के भंजक आसवन से कास्ट गैस प्राप्त होता है जो ईंधन के रूप में रहता है। पायरोलिग्नियस अम्ल मिलता है और ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल है उसमें मेथेनॉल, एसीटोन और एसिटिक एसिड तीनों का मिश्रण रहता है, जिसको पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। अगला हमको मिलेगा कास्ट तार या फिर वुड टार कहा जाता है, कास्ट चारकोल। तो ये सभी हमको वहाँ से मिलेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग मेथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सब में देखेंगे कि कहाँ पे हमको मेथेनॉल दिख रहा है। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में मेथेनॉल उपस्थित है। तो इसी पायरोलिग्नियस अम्ल को आगे हम लोग और ट्रीट करेंगे और आगे रिएक्शन कराते जाते हैं। तो इनमें की जो अशुद्धि है वो दूर होती जाएगी और लास्ट में हम लोगों को प्योर रूप में क्या मिलेगा, मेथेनॉल का प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जो पायरोलिग्नियस अम्ल रहता है, इसमें जो मेथेनॉल है वो 3% रहता है, एसीटोन 0.5% और एसिटिक एसिड 10% पाया जाता है। तो इसका हम लोग आगे इसको शुद्ध करते हुए चलते हैं। तो जो पायरोलिग्नियस अम्ल है इसमें क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको पायरोलिग्नियस अम्ल को क्रिया कराएंगे और इसका आसवन करेंगे। आसवन करते हैं तो आसुत जल, जैसे कि आसवन माने क्या होता है, पहले वाष्पन होगा फिर उसका संघनन होगा। तो वाष्पन करेंगे और संघनन करेंगे तो वाष्पन में कोई चीज़ वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, फिर पानी के रूप में वो शुद्ध रूप में आसुत जल के रूप में मिलेगा। तो जो आसुत हमको मिलता है, भाप बन के जो उड़ता है, उसमें क्या रहता है, मेथेनॉल प्लस एसीटोन रहता है। और उसके बाद जो नीचे अवक्षेप के रूप में बच जाता है, जिसका वाष्प नहीं बन पाता, उसमें क्या रहता है, कैल्शियम एसीटेट पाया जाता है। तो यहाँ से जो एसिटिक अम्ल पाया जाता था पायरोलिग्नियस अम्ल में, वह एसिटिक अम्ल से कैल्शियम एसीटेट बन के अलग हो गया और आसुत के रूप में हमको मेथेनॉल और एसीटोन प्राप्त हुआ। अब इसी को फिर से आगे बढ़ाते हैं और इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं प्लस छानते हैं। रिएक्शन के बाद इसको छाना जाता है। तो जो छाना जाता है उसमें अवशेष हमको जो मिलेगा उसमें क्या रहता है, मेथेनॉल का कैल्शियम क्लोराइड के साथ बना हुआ साल्ट यहाँ पे मिलेगा। और जो फिल्ट्रेट मिलेगा माने कि छनित, यहाँ पे अवशेष किसको बोलेंगे और छनित किसको बोलेंगे, इसको समझने के लिए आप लोग चाय बनाते हो उसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे चाय बना करके हम लोग छानते हैं तो यहाँ तक क्या हो गया है, चाय बन गया है, समझ लेना। उसको जब छानेंगे तो चाय नीचे आ जाता है गिर करके, तो वही कहलाएगा छनित। जो पीते हैं हम लोग चाय, पानी के रूप में नीचे आता है छन करके, वो छनित या फिल्ट्रेट कहलाएगा। और अवशेष का मतलब है प्रेसिपिटेट। तो जो चाय पत्ती चाय छन्नी में ऊपर बचता है उसको हम लोग अवशेष मान सकते हैं। तो इसी प्रकार जो ये है साल्ट के रूप में ऊपर रह जाएगा और जो छन करके नीचे आएगा उसमें एसीटोन रहेगा। तो यहाँ का जो एसीटोन है यहाँ पे अलग हो गया और ये मिल करके यहाँ पे साल्ट के रूप में आ गए हैं। इसको फिर क्या करते हैं, जल के साथ फिर अब ये ठोस रूप में रहता है तो इसको पानी में डाल करके फिर इसको विलयन बना लेते हैं, घोल देते हैं पानी में और उबाला जाता है। तो उबाला जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो कैल्शियम क्लोराइड है फिर से चाय पत्ती जैसे बचता है ना चाय में सूखा सूखा,
वैसे यहाँ पे अवक्षेप बन के बच जाएगा, और जैसे वाष्प उड़ता है वैसे ये भाप बन करके उड़ जाएगा। उसको फिर से हम लोग आसवन करके शुद्ध मेथेनॉल के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से हमको मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है, कहाँ से? पायरोलिग्नियस अम्ल से। तो यह है मेथेनॉल बनाने की एक विधि जिसमें हमको आसुत मेथेनॉल इस प्रोसेस से प्राप्त होगा। आगे देखते हैं वाटर गैस से संश्लेषण या फिर पोटाट प्रक्रम। जो पोटाट प्रक्रम रहता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस या और इन दोनों का जो मिक्सचर रहता है उसको बोला जाता है वाटर गैस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं कि इसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और वहाँ पे प्रेशर रहेगा 300 वायुमंडलीय दाब माने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन सब को ट्रीट करेंगे तो यहाँ से मेथेनॉल प्राप्त होगा, जो क्या कहलाएगी? वाटर गैस से संश्लेषण या फिर पोटाट प्रक्रम कहलाता है। यह दूसरी विधि हो गई मेथेनॉल बनाने की। अगली विधि है प्राकृतिक गैस से। तो जो प्राकृतिक गैस रहता है उसमें मेथेन गैस तो पाई जाएगी, प्रकृति में जो गैस है उसमें, और मेथेन गैस का जब वायु के साथ रिएक्शन कराते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 वायुमंडलीय दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ से मेथेनॉल बनता है। तो यह प्राकृतिक गैस से मेथेनॉल बनाने की तीसरी विधि। तो यहाँ के जो CH4 था वो CH3 और H में टूट गया, और इसमें का हाफ O2 है। इसका मतलब है O2 माने कि 2 ऑक्सीजन है, तो इसको हाफ किया है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन केवल लिया गया है। तो एक जो ऑक्सीजन था यहाँ पे CH3 और H के बीच में जाके घुस गए हैं, तो मेथेनॉल बना। यहाँ पे भी देखते हैं तो ये C और 3 ठो H CH3 और O और एक जो H बचा है वो OH के रूप में बनेगा। तो यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेथेनॉल के गुण। तो मेथेनॉल का जो भी थ्योरी में दिया हुआ है उसको आप लोग पढ़ना। अभी तक हम लोग किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए आए हैं तो आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसमें देख लेते हैं रिएक्शन जो दिया है उसी को। तो मेथेनॉल को जब सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाईमेथिल सल्फेट का निर्माण होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो ये हो गया इसका एक केमिकल रिएक्शन, और बाकी ये सब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग को खुद से पढ़ना है, इसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं मेथेनॉल के उपयोग। तो जो मेथेनॉल का उपयोग है इसका उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेलिन बनाने में किया जाता है, परिशोधित स्पिरिट के निर्माण में किया जाता है, और यहाँ पे जो परिशोधित जो स्पिरिट रहता है उसके विकृतीकरण में इसका उपयोग करते हैं। पेंट वार्निश के लिए विलायक के रूप में भी मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया मेथेनॉल का 3 उपयोग। आगे देखते हैं तो इसका उपयोग मेथिल सैलिसिलेट मेथिल एंथ्रासिलेट बनाने में, जिनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इत्र या फिर परफ्यूम उद्योगों में किया जाता है। रंजक औषधि और पर्सपेक्स प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग होता है। मोटर इंजन एवं पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में इसका उपयोग, और ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में हिमरोधी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। हिमरोधी का मतलब है कि जब ठंडे के दिनों में जो ऑटोमोबाइल रहता है, बाइक या गाड़ी जो भी, उसके रेडिएटर में जो जल भरा रहता है वो बर्फ के रूप में जम जाता है। तो उस पानी में क्या करते हैं, गाड़ी में या वाहन में जो पानी रहता है रेडिएटर में, उसमें थोड़ा सा मेथेनॉल मिला देते हैं, तो वह जो पानी है बर्फ के रूप में नहीं जम पाता है, इसलिए उसको हिमरोधी के रूप में यहाँ पे मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा है एथेनॉल। तो एथेनॉल से तो आप लोग सब परिचित हो गए। अभी कोरोना काल में इसका बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है सैनिटाइजर बनाने में। तो स्पिरिट ऑफ वाइन भी इसको कहा जाता है, या ग्रेन एल्कोहल भी कहा जाता है। एथेनॉल का सूत्र होता है ये एथेन से जो एथिल बनता है C2H5, उससे बनता है एल्कोहल ग्रुप के साथ जुड़ने से। तो एथिल ग्रुप है C2H5 और OH है एल्कोहल, तो एथिल और एल्कोहल के मिलने से बन गया एथेनॉल। और एथेनॉल क्या है? IUPAC नाम है एथिल एल्कोहल का। अब इसमें देखते हैं ये स्टार युक्त अनाज
या फिर एथिल अल्कोहल निर्माण के इसका स्रोत होता है। तो जो अनाज रहता है, चावल, इन सब से इसको बनाया जाता है और इसको पिया भी जाता है किसके रूप में, एथेनॉल को अल्कोहल के रूप में पिया जाता है। तो एथेनॉल का निर्माण जो है कई विधियों से किया जाता है। पहला तो विधि है शर्करा का किण्वन, किण्वन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है ऑफ शुगर। तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से पहला इसका निर्माण होता है। तो जो किण्वन रहता है वहाँ से दो स्रोत से अल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें एथेनॉल में बहुत सरल भाषा में इसको दिया हुआ है, तो इसको मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद इसको निकाल करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, मेन जो 2-4 लाइन है, स्टेप है, उसी को बस यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद बाकी सब को आप लोग को खुद से पढ़ना है। तो पहला शर्करा युक्त पदार्थों से इसका निर्माण होता है, जैसे कि शीरा, फल के रस, इन सब से। जैसे वाइन रहता है ना, विस्की, उन सब का निर्माण, जैसे अंगूर का रस रहता है, सेव का रस, उन सब से बनता है। हाई क्वालिटी के जो अल्कोहल रहते हैं तो वहाँ पे शीरा और फलों के रस से इसका निर्माण होता है। दूसरा है स्टार्च वाले जो भी पदार्थ रहते हैं, जैसे आलू, चावल, मक्का, जौ, गेहूँ, इन सब से इस अल्कोहल का भी निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सुक्रोज रहता है वहाँ शीरा से प्राप्त होने वाला ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एंजाइम इन्वर्टेज द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जो भी सुक्रोज रहेगा, माने कि स्टार्च वाला जो रहेगा उसमें सुक्रोज पाया जाएगा, तो उस सुक्रोज को जल के साथ घोलते हैं, जल में मिलाते हैं और इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। और इस सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11, यह है सुक्रोज। और इसको गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है। इसमें जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो इससे बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी सेम सूत्र रहता है। तो एक अणु सुक्रोज से एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु फ्रक्टोज बनेगा जब इसको जल से रिएक्शन कराएंगे। अब इसमें का जो ग्लूकोज है इसको जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से 2 अणु एथिल अल्कोहल का मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो यह पहली अभिक्रिया है सुक्रोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण, क्योंकि सुक्रोज को लिए थे रिएक्टेंट के रूप में, वहाँ से एथिल अल्कोहल मिला है। अब एक और विधि देखते हैं, स्टार्च से क्या एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो जो स्टार्च का सूत्र है ये होता है C6H10O5N। N का मतलब है कि बहुत सारे C6H10O5 के अणु आपस में संयुग्मित रूप में पाए जाते हैं। लंबी श्रृंखला इनकी मिलेगी जो स्टार्च कहलाएगा। इनको जल के अणु से के साथ रिएक्शन कराते हैं। जितना अणु स्टार्च का रहेगा N बराबर, उतना ही अणु यहाँ पे वाटर का लिया जाता है। और यहाँ पे डाइएस्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो स्टार्च से यहाँ पे माल्टोज का निर्माण होता है। इस माल्टोज का फार्मूला है C12H22O11। इस जो माल्टोज है उसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो माल्टोज को तोड़ने वाला, देखो इसमें C12 है, C12 है, यहाँ पे क्या बना है C6 बना है, इसका आधा बन गया, माने कि 12 का आधा 6 वाला यौगिक बना, तो ये टूटा है इसका मतलब। तो जो भी माल्टोज को तोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, माल्टेज। तो माल्टेज नामक जो एंजाइम है इसकी उपस्थिति में होगा और यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। इसी ग्लूकोज को फिर से ये वाला स्टेप यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक सेम प्रोडक्ट दोनों में हमको मिला है। तो ये जो ग्लूकोज है उसको जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ट्रीट करते हैं, तो एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिलेगी। तो ये दूसरी विधि है स्टार्च के थ्रू एथिल अल्कोहल के निर्माण की। उसके बाद देखते हैं किण्वन हेतु उपयुक्त परिस्थितियाँ। तो किण्वन के लिए कौन कौन सी परिस्थिति उपयोग होती है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, इस किण्वन प्रोसेस में क्या करना है, हमको 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। अन्य पदार्थों की उपस्थिति, माने कि कई प्रकार के जो पदार्थ हैं जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, इन एंजाइमों के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट को यहाँ पे साथ में ले सकते हैं
जो जो भी एंजाइम लिए हैं ना हम लोग, डाइस्टेज, माल्टेज, जाइमेज, इन सब के लिए क्या करेंगे, भोज्य पदार्थ का काम वहाँ पे करेंगे। परिरक्षकों की अनुपस्थिति माने बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, H2O, इन सब की वहाँ पे अनुपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, एंजाइमों को नष्ट करने का काम करते हैं। तो इन एंजाइमों को जब ये उपस्थित रहेंगे परिरक्षक, तो एंजाइमों को ख़त्म कर देंगे, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए इनको अब्सेंट होना चाहिए। तनु H2SO4 का योग, तो यहाँ पे जो ईस्ट की वृद्धि है अनचाही बैक्टीरिया की वृद्धि की जांच में सहायक होता है। जो H2SO4 है उसको जब यहाँ पे डालते हैं तो जो ईस्ट लिए हुए हैं ईस्ट, वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए, उसको रोकने के लिए तनु H2SO4 का योग उसमें किया जाता है। वायु का प्रवाह पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तो ये इन सब की स्थिति वहाँ पे पाई जानी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट का जो किण्वन करते हैं उसमें 95% एल्कोहल मिलता है और 5% जो है वो जल का उपस्थित रहता है, और इसी 95% जो एल्कोहल है उसी को परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है या रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। तो 95% ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसको याद रखना। उसके बाद आते हैं अगला संश्लेषण। तो अगर हम लोग पेट्रोलियम उद्योग से जो एथिलीन गैस प्राप्त होता है उसको 95% H2SO4 में अवशोषित कराया जाता है, तो वहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एथिल हाइड्रोजन फास्फेट प्राप्त होगा, और इसको फिर से जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से भी एथेनॉल प्राप्त होता है। पहली जो विधि थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्च से और सुक्रोज से एथिल अल्कोहल बनाया था। ये अगली विधि है बनाने की जो कहलाता है सिंथेसिस या फिर संश्लेषण। तो यहाँ पे कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है केमिकल के उपयोग के द्वारा। तो यह एथिलीन H2SO4 के साथ 100 डिग्री पर रिएक्शन कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन फास्फेट बनता है। यह एथिल फिर हाइड्रोजन फिर सल्फेट बनेगा। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो एथेनॉल बनता है, प्लस H2SO4 यहाँ से जो लिए थे वो बाहर निकल जाएगा। ये पहली विधि है। अन्य की जो संश्लेषण की विधि है उसमें देखो यहाँ पे एथिलीन का वाटर से रिएक्शन करा के भी प्राप्त कर सकते हैं, और यह एसिटिलीन का वाटर से रिएक्शन करा के एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। पहले इस एल्डिहाइड को फिर जल से नहीं हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं कॉपर और निकेल की उपस्थिति में, तो फिर से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो कई विधियों के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। जो मेन विधि है पूछे जाने योग्य परीक्षा में वो ये दोनों विधि है, सुक्रोज से और स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। उसके बाद संश्लेषण वाला इम्पोर्टेंट है और इन सबको भी देख सकते हो, लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है एथेनॉल के गुण, तो इसका तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, एथिल अल्कोहल जिसको एथेनॉल कहा जाता है या अल्कोहल भी कहा जाता है, तो इसको आप लोग को खुद को पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोग। उसके बाद आता है ठोस अल्कोहल, तो जो ठोस अल्कोहल है उसको कहा जाता है सॉलिड अल्कोहल। तो परिवहन की सुगमता के लिए तथा संतृप्त कैल्शियम एसीटेट और सूक्ष्म मात्रा में एसिटिक अम्ल में परिरक्षण द्वारा एथिल अल्कोहल को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जो एथिल अल्कोहल रहता है और लिक्विड रूप में रहता है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में परेशानी होती है, परिवहन करने में परेशानी होगी, तो उसकी सुगमता के लिए क्या करते हैं, जो एथिल अल्कोहल रहता है उसको कैल्शियम एसीटेट और थोड़ी सी मात्रा स्टीयरिक अम्ल में उसको मिला करके रिएक्शन कराते हैं। वहाँ पे जो एथिल अल्कोहल लिक्विड रूप में रहता है वह सॉलिड रूप में जम जाता है, तो उसी को बोला जाता है सॉलिड अल्कोहल या फिर सॉलिड अल्कोहल या फिर ठोस एथिल अल्कोहल। उसके बाद आता है परिशुद्ध अल्कोहल। तो जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई सा भी विधि से हम लोग बनाते हैं एथिल अल्कोहल तो शुद्ध रूप में हमको एथिल अल्कोहल नहीं दे सकता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, क्योंकि कोई सा भी विधि 100% प्योर नहीं होता है, तो वहाँ से हमको अधिकतम 95.57% एथेनॉल, 4.43% जल का स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है। और इसको अगर हम लोग, ये एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है, माने कि एक स्थिर टेम्परेचर पे उबलेगा,
तो इसको जब 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबालते हैं तो यहाँ से इतना एल्कोहल प्राप्त होता है 95.57%, और यही एल्कोहल परिशोधित एल्कोहल कहलाता है, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। और जो परिशुद्ध एल्कोहल जो रहता है, माने कि एब्सोल्यूट एल्कोहल, ये हमेशा 100% विलयन होता है, लेकिन अगर 100% रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिशुद्ध एल्कोहल या फिर एब्सोल्यूट एल्कोहल। लेकिन कोई सा भी एल्कोहल हमेशा 95.57% से ज़्यादा प्योर नहीं हो सकता, तो उस स्थिति में उसको क्या बोला जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। तो ये हो गया एथिल एल्कोहल का। उसके बाद देखते हैं विकृतीकृत एल्कोहल या डीनेचुरलाइज्ड एल्कोहल, शक्ति एल्कोहल, इन सब के बारे में आप लोग देख लेना। तो जो विकृतीकृत एल्कोहल है, इसमें क्या है कि एल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें 4% मेथेनॉल और पिरिडिन की सूक्ष्म मात्रा को मिला दिया जाता है, जिसके कारण कुछ रंगीन द्रव्य मिला करके उसको अयोग्य बनाया जाता है। तो जो प्योर एल्कोहल रहेगा उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उसको उपयोग के विपरीत अयोग्य बनाया जाता है, और वो क्या कहलाता है, विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। क्योंकि एथिल एल्कोहल का उपयोग ज़्यादातर होता है, अगर उसमें मेथिल एल्कोहल मिला हुआ है तो वह यूजलेस हो जाएगा। तो मेथिल एल्कोहल जब मिला देते हैं तो उसको मेथिलीकृत स्पिरिट या फिर डीनेचर्ड एल्कोहल कहा जाता है। अगला है शक्ति एल्कोहल। तो एल्कोहल का उपयोग जब मोटर गाड़ी में ऊर्जा के लिए किया जाता है तब उसका नाम क्या होता है, पावर एल्कोहल कहा जाता है। तो जिस एल्कोहल का उपयोग मोटर गाड़ी में एनर्जी उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा उसको पावर एल्कोहल कहते हैं। अब आता है एल्कोहल मिति। तो एल्कोहल मिति में देखेंगे कि एल्कोहल पेय या एल्कोहल के कुछ नमूनों में एल्कोहल का आकलन एल्कोहल मिति कहलाती है। माने कि जो एल्कोहल मिति का मतलब है एल्कोहोलोमीट्री, माने एल्कोहल वाला कोई सा चीज़ है, जैसे कि वाइन है, बियर है और विस्की है, इन सब में कितनी मात्रा में एल्कोहल पाया जा रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, प्रयोग में उसका आकलन करेंगे कि जो विस्की है, वाइन है, इन सब में कितनी मात्रा में एथेनॉल उपस्थित है। तो उसका जो आकलन करने की विधि है वही क्या कहलाएगी, एल्कोहल मिति कहलाएगी। और ये हो गया एल्कोहल मिति। फिर एल्कोहलीय पेय। एल्कोहलीय पेय में देखो क्या क्या आता है, पोर्ट, शेरी, अंगूर के रस से प्राप्त होते हैं, और इसमें बियर आता है, उसी प्रकार से विस्की, सेव के रस से प्राप्त होने वाले ब्रांडी, इन सब में कितने कितने % एथिल एल्कोहल पाया जाता है इसके आप लोग को देखना है। उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेदीकरण या फिर पहचान। तो यहाँ पे जो एल्कोहल रहता है 3 प्रकार का रहता है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। इन सभी एल्कोहलों का हमको क्या करना रहता है, पहचान करना रहता है, आइडेंटिफिकेशन करना रहता है। तो इसका जो विधि है उसके लिए 2-3 विधि उपयोग में लाई गई है। पहली विधि है ऑक्सीकरण की विधि, दूसरी विधि है विहाइड्रोजनीकरण की विधि, और तीसरी विधि है वेक्टर मेयर की परीक्षण विधि, और चौथी विधि आती है ल्यूकस परीक्षण की विधि। 4 विधियां हैं। तो जो पहली विधि है उसमें हम लोगों ने जब केमिकल रिएक्शन आप एल्कोहल देखा था उस समय देख चुके हैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और उसका फिर से ऑक्सीकरण करेंगे तो अम्ल बनता है। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन बनता था, और इसको फिर पुनः ऑक्सीकरण करते थे तो इसमें का कार्बन परमाणु की संख्या उसमें कम हो जाती थी। अब जो तृतीयक एल्कोहल था उसमें क्या होता था, साधारण परिस्थिति में उसको ऑक्सीकृत नहीं कर सकते थे हम लोग, इसको देख चुके हैं ना केमिकल रिएक्शन में। इनको जब विशेष परिस्थिति में ऑक्सीकृत कराया जाता था तो वहाँ से क्या होता था, एल्किन का निर्माण होता था, और इसमें के जो कीटोन और अम्ल में विघटित हो जाते थे। तो ये है ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल वाले केमिकल रिएक्शन आप लोग खोल करके देख सकते हो। दूसरा है विहाइड्रोजनीकरण विधि।
तो जो विहाइड्रोजनीकरण विधि है इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर नलिका में से प्रवाहित करते हैं, तब भिन्न विहाइड्रोजनीकृत क्रियाफल का निर्माण होगा। माने क्या करेंगे, जो एल्कोहल रहेगा उसके मिक्सचर के वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर के नलिका में से प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से 3 ठो प्रोडक्ट मिलेगा। 1 डिग्री जो एल्कोहल रहेगा वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनेगा और 3 डिग्री एल्कोहल निर्जलीकृत होकर के एल्किन का प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो देखे थे ना, ये वही रिएक्शन को यहाँ पे लैंग्वेज में दिया है, इसको भी खोल करके देख लेना। अगली विधि है विक्टर मेयर की विधि। जो विक्टर मेयर की विधि है वह एल्कोहल को अलग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ का देखते हैं विक्टर मेयर विधि का केमिकल रिएक्शन। तो ये है, देखो ये क्या है, RCH2OH, ये है प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद आता है RrCHOH, यह 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल, यह 3 डिग्री एल्कोहल या फिर तृतीयक एल्कोहल। तो जो विक्टर मेयर की विधि है इन तीनों में देखते जाना। सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल को HI से रिएक्शन कराएंगे, तो द्वितीयक को भी HI से रिएक्शन और तृतीयक को भी HI से रिएक्शन। तो जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का OH ग्रुप बाहर निकल जाता है और यहाँ पे I ग्रुप जुड़ेगा। बाकी सब सेम है। इसमें का भी OH बाहर निकल के I जुड़ेगा, इसमें का भी OH बाहर निकल के I ग्रुप जुड़ेगा। तो तीनों से क्या मिलेगा हमको, आयोडो एल्केन का निर्माण होगा। अब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में तीनों में क्या करते हैं, AgNO2, AgNO2 और AgNO2 को तीनों से रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो I है ये हट जाएगा, उसकी जगह पे इसका NO2 ग्रुप आकर के जुड़ेगा और नाइट्रो एल्केन बनाएगा। दूसरा में क्या होगा, इसका भी I ग्रुप हट जाता है और NO2 ग्रुप आकर के जुड़ता है। इसमें भी क्या होगा, I ग्रुप हटेगा और NO2 ग्रुप आकर के जुड़ेगा। तीनों में सेम रिएक्शन हुआ। उसके बाद आगे जो रिएक्शन आता है इसको नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, किसको, प्राथमिक एल्कोहल वाले को, HONO को बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। तो जो प्राथमिक एल्कोहल वाला है इसको नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होगा RCNO2। और इस C का 2 ठो हाइड्रोजन गायब हो गया है और इस नाइट्रोजन के साथ 2 ठो बंध बना लिया है और NOH यहाँ पे जुड़ा है और इसमें का 2 ठो हाइड्रोजन और इसमें का 1 ठो ऑक्सीजन H2O बन के यहाँ से बाहर निकल गए हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनेगा, नाइट्रोलिक अम्ल। और द्वितीयक एल्कोहल को जब HONO से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से स्यूडोनाइट्राल बनता है, जिसका सूत्र ये है। और तीसरा जब इसको HONO से रिएक्शन कराएंगे तो ये किसी प्रकार का कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा। ये हो गया तीनों में तीसरा स्टेप था। अब आगे क्या करेंगे, जो नाइट्रोलिक अम्ल बना है उसको NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो नाइट्रोलिक अम्ल क्या होगा, रक्त जैसा लाल कलर यहाँ पे देगा, रेड कलर। और ये जो स्यूडोनाइट्राल है इसको NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये नीला कलर देता है और ये किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं देगा, माने कि कलरलेस होता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल से लास्ट जो प्रोडक्ट है रेड कलर मिलेगा और सेकेंडरी एल्कोहल से ब्लू कलर और जो क्या बोलते हैं उसको 3 डिग्री एल्कोहल से कलरलेस हमको विलयन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है, किसके बेस पे, ये जो कलर मिलेगा उसके बेस पे। तो ये विधि है विक्टर मेयर की विधि, इसको पूछा जाता है परीक्षा में, इसको अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद अगली विधि है लुकास परीक्षण। तो जो लुकास परीक्षण है उसका हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल को अलग अलग पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस विधि में क्या करेंगे, यह देखो प्राथमिक एल्कोहल, यह द्वितीयक एल्कोहल और यह तृतीयक एल्कोहल, तीनों एल्कोहल को सेम प्रोसीजर में क्रिया कराते हैं। पहला इसमें यह विधि लुकास परीक्षण है ना, इसको याद रखना। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है और द्वितीयक और तृतीयक तीनों को अलग अलग लेंगे, तीनों को क्या करेंगे, सांद्र HCl
और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, इसको भी और इसको भी। तो तीनों को जब ट्रीट करते हैं इसकी उपस्थिति में अलग अलग पात्र में लेकर के, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई अभिक्रिया नहीं देगी, माने किसी भी प्रकार का रिएक्शन इसमें नहीं मिलेगा। 2 डिग्री को देखेंगे, सेम कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं तो 5 मिनट बाद यहाँ से एक प्रकार के अवक्षेप का निर्माण होगा और ये अवक्षेप क्या है, एल्किल हैलाइड का अवक्षेप रहता है। तीसरा देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से ये देखो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, इसमें 5 मिनट के बाद हमको प्रोडक्ट मिला था और इसको डालेंगे तो तुरंत क्या करेगा, ये प्रोडक्ट का निर्माण करेगा और अवक्षेप का निर्माण करेगा। तो जो तुरंत अवक्षेप बनाएगा वह तृतीयक अल्कोहल होगा, 5 मिनट बाद रिएक्शन देगा वह द्वितीयक अल्कोहल होगा और जो किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं देगा वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। तो इस विधि के द्वारा इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ कंप्लीट अल्कोहल के विभेदीकरण की विधि। अब यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग को मिलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का, इसको आप लोग को देख के पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे ईथर बनाने की सामान्य विधियों के बारे में। उसके बाद इससे आगे का अगली क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।